नेक्स्ट जो इशू देखने को मिलता है दैट इज रिगार्डिंग द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। वो किससे रिलेटेड है? रेगुलेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है। यानी कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज हैं या फिर जो पॉलिसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर, उनमें सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके कारण जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग जो एंटरप्राइजेस भी थी ना उसकी एफिशिएंसी भी कम हो गई एंड फर्दर इन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसके पोटेंशियल को भी कम कर दिया है। रिगार्डिंग कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने व्यूज हैं, अपने रैशनल है कि किस तरह से एमएसएमई एक्टिविटीज को प्रमोट करना है अपनी स्टेट इकोनॉमीज को लेकर। सो जरूरत किस चीज की है कि एक अटेंशन इस तरफ दी जाए कि क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है ना वो पड़े रेगुलेशंस के ऊपर। रेगुलेशन इस तरह की होनी चाहिए कि ओवरऑल ग्रोथ हो एमएसएमईज की। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द सिस्टमिक फेलियर्स। तो अगर इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एमएसएमईज को जितना अटेंशन मिलना चाहिए था उतना अटेंशन मिला नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे इन्होंने इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, इतना ज़्यादा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, फिर भी इनको जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो काफ़ी कम है। जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं वो ग्लोबल स्केल के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जो नेशनल पॉलिसीज है ना यानी कि किसी कंट्री की पॉलिसीज हैं वो ग्लोबल पॉलिसीज के क्या साथ करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं उनको कैंसिल कर देती हैं। तो नेशनल पॉलिसी जो भी मेजर्स लिए जाते हैं एज पर नेशनल पॉलिसी उसका अनइंटेंडेड इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है? छोटी फर्म्स के ऊपर भी पड़ सकता है जो किसी और कंट्री में है या फिर पर्टिकुलरली स्मॉल कंट्रीज में। लाइकवाइज दो कंट्रीज हैं यहाँ पर, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। अब कंट्री ए की जो एमएसएमईज हैं वो कंट्री बी के साथ डील कर रही हैं एंड यहाँ पर क्या हुआ कि बी कंट्री में कोई ऐसा नया रूल पास किया गया या कोई जो नई पॉलिसी थी उसको यहाँ पर अपनाया गया जिसके तहत दूसरी कंट्री से जो भी सामान इंपोर्ट होगा वहां पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगने से क्या होगा? अल्टीमेटली जो बाहर की कंट्री से सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो कंपटीशन नहीं दे पाएगा डोमेस्टिक प्रोड्यूस को, ठीक है ना, यही चीज रहेगी ना। तो नेशनल पॉलिसी मेजर्स के कारण अनइंटेंडेड इंपैक्ट पड़ सकता है छोटी फर्म्स के ऊपर। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण ये भेदभाव हो सकता है, खास करके न्यू कमर्स के लिए, चाहे उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हो, जो लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट रेगुलेशंस हैं, जो पर्टिकुलरली डिसएडवांटेजेस हैं किसके लिए? एमएसएमईज के लिए जिन्होंने ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना है। फर्दर सिस्टमिक फेलियर में क्या आता है? लैक ऑफ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जहां पर स्टेट्स के बीच में आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो क्रॉस बॉर्डर जो एमएसएमईज है उनको फैसिलिटेट करें ताकि उनको ग्रो किया जा सके। सो इन पर्टिकुलर अगर एमएसएमईज को डेवलप करना है तो उन्हें स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्किल्स की, एबिलिटीज की जो हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेलिंग से लेकर रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्हें इन सभी चीजों के बारे में क्या चाहिए? उन्हें पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, एबिलिटीज चाहिए। एमएसएमईज को कई बार पता भी रहता है कि उन्हें इन चीजों की जरूरत है लेकिन वो उन चीजों को सीख नहीं करते हैं, उन चीजों को अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार जो ऑनर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनको इस चीज का डर रहता है कि अगर वो किसी के साथ अपने आइडियाज को शेयर करेंगे तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो किसी और फर्म के द्वारा, पर्सन के द्वारा चुराई जा सकती है। फर्दर उन्हें ये भी डर रहता है, इस चीज के लिए भी वो रिलेक्टेंट रहते हैं, इसलिए भी वो सामने नहीं आते, इंटरेक्ट नहीं करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि उन्हें रहता है कि उनके जो इंटरपर्सनल या फिर जो टेक्निकल स्किल्स है ना वो सोफिस्टिकेटेड कंसल्टेंट्स के साथ डील करने के लिए इनफ नहीं है, ठीक है। तो उनके मन में इस चीज को लेकर भी इन्फेरिटी रहती है। फर्दर कई बार एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह की सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के बारे में या इस तरह की सर्विसेज की कॉस्ट के बारे में नहीं पता रहता है। उनकी अपनी ही चॉइस रहती है, अपना ही एक इमेज रहता है उनके मन में कि ये जो सर्विसेज होंगी काफ़ी महंगी होंगी, कॉस्टली होंगी, या फिर अवेलेबिलिटी के बारे में उनको पता नहीं रहता है। फर्दर कई बार उन्हें फील होता है कि जो सपोर्ट अवेलेबल है ना वो उनकी नीड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है एंड कई बार वो प्राइस को देखकर भी डिस्करेज होते हैं, या फिर रीज़न रहता है कि जो कंटेंट ऑफ सपोर्ट है वो उन्हें पार्टिसिपेटिव नहीं लगती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो एमएसएमई है उनको पता तो होता है कि उन्हें इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो उन्हें अपनाती नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन लेकर आना गवर्नमेंट के बीच में, मीडिया के बीच में एंड जो भी
पॉपुलर ओपिनियन सपोर्टिव चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को। ये एक जो टास्क है डेट इज डन बाय द BDS, डेट इज अ बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो एक ज़रूरत है कि हम जनरल एजुकेशन के बीच में एंड जो स्पेसिफिक एजुकेशन है जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स को पैदा करेगी उनके बीच में एक डिफरेंस को समझें। तो जो स्पेसिफिक एजुकेशन है जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करती है, बिल्टअप करती है, वो बेसिकली अवेयर करती है रिगार्डिंग कि इकोनॉमी को लेकर एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है। फर्दर जो कमर्शियल अवेयरनेस है उसको इंकरेज करती है एंड साथ के साथ जो सोशल स्टैंडिंग है एंटरप्रेन्योर्स की उसको रेज अप करती है एंड एक अवेयरनेस पैदा करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैरियर ऑप्शन की तरह चूज किया जा सकता है एंड जो भी नेसेसरी एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं उनको डेवलप करती है एंड फर्दर बताती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स नॉलेज है, क्वालिटीज हैं, उनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज एंड जो मैनेजमेंट हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में जिन्होंने एंटरप्राइज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को शुरू किया है, इंक्यूबेशन सेल्स को शुरू किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि जो एक्सटर्नल एक्सपोजर जो मिलना चाहिए, ठीक है, वो मिल सके। इसके कारण से बहुत सी अभी भी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे स्किल्स हैं, सर्विसेज हैं जिनके रिगार्डिंग हैंड होल्डिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स की करनी पड़ती है ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। एंड फर्दर हम चाहते हैं कि MSME जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दें इकोनॉमी में, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमें उन्हें वायबल बनाना होगा। जब तक उनकी एक्सपर्टीज एंड उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव नहीं होता, तो जो बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसी तरह की फैसिलिटेशन को ऑफर करते हैं, यानी कि वो हैंड होल्डिंग करते हैं स्टार्टअप्स की एंड उन्हें एडवाइज करते हैं उनके ग्रोथ प्रोसेस के दौरान एंड उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाएं एंड फर्दर वो एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से वो प्रॉपर लीगल एडवाइस को सही समय पर ले सकते हैं। इसके थ्रू क्या रहता है कि वो फर्दर हेल्प करते हैं रिगार्डिंग कि बिजनेस प्लान को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्दर उनका पीरियोडिक रिव्यू करते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस टारगेट्स को अचीव किया है या नहीं किया है। एंड ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, दीज आर इन द शेप ऑफ मेंटर्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है इंडिविजुअल का, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इंडस्ट्री एसोसिएशन भी हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल विंडो असिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है? हैंड होल्डिंग करना स्टार्टअप्स की जब उनका ग्रोथ प्रोसेस है उसके दौरान, फर्दर उनके हेल्प करना रिगार्डिंग द किस तरह से बिजनेस प्लान बनाना है, किस तरह से उसका पीरियोडिक रिव्यू करना है ताकि वो जो अपने टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर पाए।